कुछ दिनों बाद रात का वक्त था। देहरादून में चारों तरफ बर्फ की परत फैली हुई थी। उस बर्फ पर जब चांद की रोशनी पड़ रही थी तो पूरा देहरादून चांदी की तरह चमक रहा था। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। उस झोपड़ी में साड़ी पहने एक लड़की अपने बाल बना रही थी। वो काफी खुश लग रही थी। वो लड़की गायत्री थी। उस झोपड़ी में कोई और भी था जो गायत्री को बड़े प्यार से देख रहा था। वो गायत्री की उम्र का ही एक लड़का था। उस लड़के को इस तरह खुद को देखते पाकर गायत्री शर्माते हुए कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उस लड़के की बाहों में आते ही गायत्री अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगती है। कुछ ही देर बाद गायत्री को अचानक से उस लड़के की एक तेज सांस महसूस होती है। गायत्री को किसी अनहोनी का एहसास होता है और वो उस लड़के से अलग हो जाती है। वो देखती है कि उस लड़के की आंखें भर आई थी और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। गायत्री की नजर फौरन नीचे जाती है। नीचे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बाहर आ जाती हैं। उस लड़के के पेट में एक बड़ा सा खंजर था। ये देखकर गायत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उस लड़के के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, विक्रम, क्या हुआ आपको? ये कैसे? गायत्री इतना ही कह पाई थी। तभी वो लड़का एक झटके से हवा में पीछे जाता है और दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर गायत्री उस लड़के की तरफ भागती है। तभी गायत्री को एहसास होता है कि वो आगे नहीं जा पा रही है और किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया है। ऐसा होते ही गायत्री की घबराहट और बढ़ जाती है। वो इस छुअन को अच्छे से पहचानती थी। गायत्री फौरन पीछे मुड़कर देखती है। वहां संग्राम खड़ा था। संग्राम के चेहरे पर इस वक्त गुस्से के साथ एक मुस्कान भी थी। संग्राम उसी मुस्कान के साथ गायत्री से कहता है, काफी दिन हो गए हैं तुम्हें घर से बाहर गए हुए, अब वापस चलो। वैसे तो ये कहते हुए संग्राम के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन गायत्री अच्छे से समझ रही थी कि संग्राम उसे चेतावनी दे रहा है। गायत्री खुद को संभालते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। संग्राम कहता है, कैसी शर्त? गायत्री कहती है, तुम किसी को भी ठीक कर सकते हो ना, तो पहले तुम्हें विक्रम को ठीक करना होगा। गायत्री की शर्त सुनकर संग्राम की मुस्कान और बढ़ जाती है। वो विक्रम की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, जैसा तुम चाहो। संग्राम के ऐसा कहते ही उस जंगल में एक लड़के की चीख गूंजने लगती है। वो चीख विक्रम की थी। विक्रम के पूरे शरीर से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर कट गया हो और हर एक हिस्से से खून बह रहा हो। विक्रम दर्द से छटपटाते हुए चीख रहा था। जंगल में विक्रम की चीख गूंज रही थी। कुछ देर बाद विक्रम अपना दम तोड़ देता है। गायत्री शॉक्ड होकर वहां खड़ी थी और एकटक विक्रम को देख रही थी, जो जमीन पर बेजान सा पड़ा हुआ था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी गायत्री को पीछे से संग्राम की आवाज सुनाई देती है, अब घर चलें? ये आवाज सुनकर गायत्री का ध्यान टूटता है और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। गायत्री की भीगी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। तभी गायत्री अपनी बंद मुट्ठी खोल देती है, जिससे गायत्री के हाथ में कुछ हलचल होने लगती है। कुछ देर बाद गायत्री के हाथ से आग की तरह एक लाल रोशनी बाहर निकलती है और फिर वो रोशनी एक तलवार का शेप ले लेती है। संग्राम अभी भी विक्रम को ही देख रहा था, इसीलिए उसकी नजर गायत्री के हाथ पर नहीं पड़ी थी। गायत्री बिना कुछ कहे अचानक से पीछे मुड़ती है और उस तलवार को संग्राम की गर्दन पर चला देती है।
जैसे ही वो तलवार संग्राम की गर्दन तक पहुंचती है, संग्राम अपना हाथ उस तलवार के आगे अपनी गर्दन पर रख देता है। संग्राम के ऐसा करने पर वो तलवार वहीं रुक जाती है। ये देखकर गायत्री हैरान रह जाती है और संग्राम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। संग्राम एक डेविल स्माइल के साथ गायत्री से कहता है, आखिरकार तुमने मुझे वो दिखा ही दिया जो मैं कब से देखना चाहता था। गायत्री गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ और तुमने उसे मार दिया। अब तुम जिंदा नहीं रह सकते। संग्राम उसी स्माइल के साथ कहता है, अच्छा तो क्या तुम मुझे मारोगी? गायत्री कुछ कहती नहीं है, वो बस नफरत से संग्राम को देखती रहती है। संग्राम आगे कहता है, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, मुझे मारना तुम्हारे बस में नहीं है। अपनी बात पूरी करते ही संग्राम की आंखें दर्द और डर से बाहर आ जाती हैं और अगले ही पल उसकी गर्दन धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाती है। संग्राम ने अपने एक हाथ से गायत्री के हाथ को रोका हुआ था। उसी वक्त गायत्री ने अपने दूसरे हाथ से उसी तरह एक हथियार बनाकर संग्राम की गर्दन काट दी। संग्राम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और अगले ही पल संग्राम की लाश जमीन पर पड़ी थी। गायत्री अपने गुस्से से लाल आंखों से संग्राम को देखने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है और उसकी आंखों का गुस्सा शोक में बदल जाता है। गायत्री पीछे मुड़कर विक्रम की लाश को देखती है और भागते हुए उसके पास जाकर जमीन पर बैठ जाती है। इसके बाद उन वादियों में गायत्री के रोने की आवाज गूंजने लगती है। कुछ दिनों बाद रात का वक्त था। गायत्री अपने महल के एक कमरे में सो रही थी। उसके कमरे में अंधेरा था। वहां कोने में सिर्फ एक दिया जल रहा था। गायत्री का चेहरा सोते हुए बिल्कुल शांत लग रहा था। तभी उसके चेहरे पर शिकन आने लगती है। गायत्री के चेहरे पर उसके कुछ बाल बिखरे हुए थे। वो बाल अपने आप गायत्री के चेहरे से हट जाते हैं। नींद में गायत्री को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके गाल को सहला रहा हो। गायत्री उस छुअन को अच्छे से पहचानती थी। अगले ही पल गायत्री की आंखें खुल जाती हैं। आंखें खोलते ही गायत्री जो अपने सामने देखती है, उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। उसके पलंग पर संग्राम बैठा था, जो एक मुस्कान के साथ गायत्री को देख रहा था। संग्राम का चेहरा खून से लथपथ था और उसकी गर्दन पर गहरे जख्म थे, जिससे खून बह रहा था। संग्राम को इस तरह से देखकर गायत्री बहुत डर जाती है और पीछे जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। गायत्री अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वहां से हट नहीं पा रही थी। संग्राम गायत्री से कहता है, क्या हुआ? तुम मेरे इस रूप से डर रही हो क्या? लेकिन मेरी ये हालत तो तुमने ही की है ना? गायत्री डर से हकलाते हुए कहती है, तो तुम मर चुके हो, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? संग्राम उसी डेविल स्माइल के साथ कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, आत्मा कभी नहीं मरती। गायत्री अब डर से कांप रही थी और वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। वो खौफ भरी निगाहों से संग्राम को देखते हुए कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? संग्राम गायत्री के गाल पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहता है, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। गायत्री छटपटाते हुए कहती है, ये कभी नहीं हो सकता, तुम उस लायक नहीं हो। संग्राम कहता है, ये सिर्फ मैं तय करूंगा। संग्राम के ऐसा कहते ही गायत्री की गर्दन से खून बहने लगता है। गायत्री दर्द से कराहते हुए अपनी गर्दन पकड़ लेती है। इसके बाद गायत्री की बाह से खून बहना शुरू हो जाता है। गायत्री दर्द भरी नजरों से संग्राम को देखती है। अब संग्राम के चेहरे पर वो स्माइल गायब हो गई थी
और उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई थीं। संग्राम की आंखें बिल्कुल सफेद दिख रही थीं। संग्राम उस वक्त बहुत ही भयानक दिख रहा था। संग्राम गायत्री की गर्दन पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है, तुम बहुत मैं किस ऊंचाई तक पहुंच सकता था। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी लेकर उन सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया और अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। संग्राम के ऐसा कहते ही गायत्री दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अगले ही पल गायत्री की आंखों से खून बहने लगता है। संग्राम गायत्री को छोड़ देता है। संग्राम के ऐसा करते ही गायत्री बेड पर पड़े हुए दर्द से तड़पने लगती है। गायत्री खुद को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज वो कुछ कर नहीं पा रही थी। संग्राम कुछ दूर हवा में खड़ा था और ये सब देख रहा था। संग्राम गायत्री से कहता है, बस कुछ देर और फिर तुम इस शरीर से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी और फिर हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। इसके बाद मौत भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगी। गायत्री दर्द से तड़पते हुए कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। संग्राम हवा में आगे बढ़ते हुए गायत्री के पास आता है और उसके पास बैठकर कहता है, ये अभी इसी वक्त होगा। अब तुम देखो, मौत के बाद भी मैं तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां कैसे छीनता हूँ। ये कहकर संग्राम गायत्री की गर्दन पर अपनी उंगली फेरने लगता है। संग्राम के ऐसा करने पर गायत्री की गर्दन से खून बहना शुरू हो जाता है। गायत्री अब दर्द से और भी ज्यादा तड़प रही थी। गायत्री बस मरने ही वाली थी, तभी संग्राम की उंगलियां रुक जाती हैं और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। अगले ही पल संग्राम काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद उस यंत्र से आवाज आनी बंद हो जाती है। विराज, रेयांश और अंतरा उस यंत्र को एकटक देख रहे थे। रेयांश उस यंत्र को देखते हुए कहता है, संग्राम कहाँ चला गया था? उस यंत्र से आवाज आती है, उसी समय मारीच ने संग्राम को अपना मकसद पूरा करने के लिए चुन लिया था। ना चाहते हुए भी संग्राम को वहां से जाना पड़ा। मारीच ने संग्राम को अपने मकसद से जोड़ दिया और संग्राम वापस कभी गायत्री के पास नहीं जा पाया। विराज कहता है, तो फिर गायत्री का क्या हुआ? और वो थी कौन? उसके पास वो शक्तियां कहां से आईं? उस यंत्र से आवाज आती है, ये तो खुद संग्राम भी नहीं जानता। रेयांश अगला सवाल करता है, क्या तुम जानते हो कि उस सहायक को जिसने आजाद किया था वो कौन है? उस यंत्र से आवाज आती है, हाँ, मैं बता सकता हूँ। अंतरा बौखलाहट के साथ कहती है, कौन है वो? उस यंत्र से आवाज आती है, वो। उससे बस इतनी ही आवाज आई थी कि वो यंत्र एक तेज आवाज के साथ टूट जाता है। उस यंत्र के टूटते ही उस कमरे में हरे रंग की रोशनी फैल जाती है और कांच के टुकड़े विराज, रेयांश और अंतरा की तरफ बढ़ते हैं। वो तीनों फौरन नीचे झुककर खुद को बचा लेते हैं। कुछ देर तक उस कमरे में वो हरी रोशनी बिखरी रहती है। वहां उस हरी रोशनी के साथ एक तेज ऊर्जा भी थी, जिसका सामना करना रेयांश और अंतरा के साथ साथ विराज के लिए भी मुश्किल हो रहा था। वो तीनों ऊपर उठकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं।
उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच बताते हुए वो यंत्र अचानक से टूट कैसे गया। वो तीनों नहीं जानते थे कि कमरे के बाहर श्रेया खड़ी थी। इस वक्त उसकी आंखों की पुतलियां लाल थीं और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। श्रेया चलते हुए वापस अपने रूम में आ जाती है और बेड पर लेट जाती है। बेड पर लेटते ही श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्या होने वाला है इस कहानी में आगे, क्या इंटरेस्टिंग मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनते रहिए साया अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगली सुबह रेयांश विराज के रूम के बाहर खड़ा था। वो अपना हाथ उठाकर रूम के दरवाजे को नॉक करता है। अंदर से विराज की आवाज आती है, कम इन। ये सुनकर रेयांश रूम के अंदर चला जाता है। विराज काउच पर बैठे लैपटॉप में कुछ देख रहा था। विराज का चेहरा इस वक्त काफी सीरियस लग रहा था। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि नॉक करने वाला इंसान रेयांश है। विराज नजर उठाकर रेयांश को देखता है और फिर सामने काउच की तरफ इशारा करता है। रेयांश विराज के सामने जाकर बैठ जाता है। विराज लैपटॉप साइड में रखते हुए कहता है, कहो, इतनी सुबह मुझसे क्या काम आ गया? रेयांश बिना किसी भाव के कहता है, मैं वही देखना चाहता हूँ जो कुछ देर पहले तुम देख रहे थे। विराज भी उसी अंदाज में कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अपने घर के सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज तुम्हें दिखाऊंगा? रेयांश जवाब देता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा सिस्टम हैक कर लूं? ये सुनकर विराज को हंसी आ जाती है। वो रेयांश से कहता है, तो तुम्हें लगता है कि मेरा सिक्योरिटी सिस्टम हैक करना इतना आसान है? रेयांश अपनी जगह से उठते हुए कहता है, वो तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। ये कहते हुए रेयांश वहां से जाने के लिए मुड़ने ही वाला होता है। तभी उसे विराज की आवाज सुनाई देती है, रुको। रेयांश फिर से विराज की तरफ देखता है। विराज आगे कहता है, ये मत समझना कि मैं तुम्हें ये फुटेज डर कर दिखा रहा हूं। मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे से उलझने में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। ये कहकर विराज लैपटॉप निकालकर रेयांश के सामने रख देता है। लैपटॉप पर चल रहे फुटेज को देखकर रेयांश का चेहरा और भी सीरियस हो जाता है। वो एक टक लैपटॉप स्क्रीन को ही देख रहा था। उस वीडियो में कल रात के उस वक्त का फुटेज चल रहा था जब निकुंज का वो यंत्र टूटा था। उस वक्त विराज के कमरे के बाहर श्रेया खड़ी थी। श्रेया तब बहुत अलग लग रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां लाल थी और उसका चेहरा हमेशा की तरह मासूम न दिखकर बहुत सख्त दिख रहा था। उस वीडियो को देखने के बाद रेयांश अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है। विराज कहता है, मैं जानता था कि ये बात तुम्हारे दिमाग में भी आई होगी और तुम इस फुटेज के लिए मेरे पास जरूर आओगे। रेयांश थोड़ा परेशान होकर कहता है, यहाँ कुछ तो गलत है, श्रेया ऐसा नहीं कर सकती। विराज भी यही सोचते हुए कहता है, मैं जानता हूं यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। श्रेया के पावर्स और उसके छूते ही उस यंत्र का जागृत होना, ये सब बहुत अजीब है। रेयांश थोड़ा बेचैन होकर कहता है, मुझे श्रेया से बात करनी होगी। विराज भी अपनी जगह से उठते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो, हमें बात तो करनी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्रेया इस बारे में ज्यादा कुछ जानती है। ये सुनकर रेयांश चौंक जाता है। वो विराज से कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि श्रेया को किसी ने पोजेस किया है? विराज कहता है, बात इतनी सीधी भी नहीं है। जब से मैं यहाँ आया हूँ कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारे बीच कुछ ऐसा है जिसका हम दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हैं, और वो चीज श्रेया से जुड़ी है। ये कहते हुए विराज को वो पल याद आ रहा था जब उसके सामने निकुंज की मौत हुई थी। जैसे ही विराज की बात पूरी होती है, उसे रूम के बाहर किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनते ही रेयांश और विराज तेजी से रूम से बाहर आ जाते हैं। वहां जमीन पर श्रेया गिरी हुई थी। ये देखते ही विराज और रेयांश तेजी से उसके पास जाते हैं और घुटने के बल बैठ जाते हैं। इससे पहले विराज कुछ कहता,
रेयांश श्रेया की फिक्र करते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो? श्रेया का सर झुका हुआ था। वो रोनी सी आवाज में कहती है, क्या आपको दिखता नहीं कि मैं गिर गई हूँ? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? मुझे चोट लग गई है। श्रेया का जवाब सुनकर रेयांश की आंखें छोटी हो जाती हैं और विराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विराज श्रेया के चेहरे के सामने आ रहे उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, मुझे बताओ, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? श्रेया अपना सर उठाती है और विराज की तरफ देखते हुए अपने हाथ को पकड़कर कहती है, मेरे हाथ में। रेयांश इस वक्त श्रेया के पीछे और विराज सामने था। श्रेया का चेहरा देखते ही विराज के चेहरे पर शिकन आ जाती है और वो वहीं पर जम जाता है। रेयांश की नजर विराज पर जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि जरूर कुछ तो गलत हुआ है। रेयांश भी श्रेया के सामने आ जाता है और श्रेया के चेहरे को देखकर उसका भी वही रिएक्शन होता है। श्रेया की आंखें बहुत लाल हो गई और उसकी आंखों की पुतलियां बीच बीच में लाल होकर फिर से काली हो रही थी। विराज और रेयांश हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। श्रेया उन दोनों को इग्नोर करके अपने हाथ को सहलाने लगती है। रेयांश तो अभी भी शॉक में था। विराज खुद को संभालते हुए श्रेया से कहता है, तुम यहाँ गिर कैसे गई? श्रेया परेशान होकर कहती है, पता नहीं क्यों सुबह से मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल रही थी, तभी मुझे फिर से बहुत तेज जलन हुई। चलते हुए मैं अपनी आंखें मलने लगी और फिर गिर गई। श्रेया की बात पूरी होते ही विराज श्रेया को अपने सीने से लगा लेता है। ऐसा करते हुए विराज की आंखें थोड़ी नम हो गई थी। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया के साथ ये क्या हो रहा है। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि श्रेया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है। साथ ही विराज को ये भी याद था कि आंखों की वो जलन कैसी होती है। बचपन में जब भी विराज की आंखें लाल होती थी तो वो भी बहुत रोता था। वक्त के साथ विराज ने इसे संभालना सीख लिया था, लेकिन श्रेया के साथ ऐसा कुछ नहीं था। बचपन से वो अकेले ही रही थी। विराज को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसके होते हुए श्रेया को क्या क्या नहीं देखना पड़ा होगा। जो डर उस वक्त विराज के मन में था, वही डर रेयांश के मन में भी था। उसे श्रेया के लिए बहुत डर लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस वक्त कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि श्रेया का बड़ा भाई उसके साथ था। रेयांश खुद को कंट्रोल करते हुए अपनी मुट्ठी बांध लेता है। तभी रेयांश को कुछ याद आता है और वो विराज की तरफ देखता है। विराज समझ जाता है कि रेयांश उससे क्या कह रहा है। विराज श्रेया से अलग हो जाता है और उसे पास रखे काउच पर बैठा देता है और खुद उसके पास ही खड़ा हो जाता है। रेयांश जाकर श्रेया के सामने बैठता है और कहता है, तुम्हें कहाँ जलन हो रही है? श्रेया दुखी होकर कहती है, मुझे मेरी दोनों आंखों में तेज जलन हो रही है। ये कहते हुए श्रेया की आंखें नम थीं। ये सुनकर रेयांश का भी दिल पिघल रहा था। वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करते हुए श्रेया की आंखों में देखता है और कहता है, अच्छा तो ये बात है। श्रेया क्यूरियस होकर कहती है, क्या बात है? मुझे कुछ हुआ है क्या? रेयांश कहता है, तुम्हारी आंखों में कुछ चला गया है, इसी वजह से तुम्हें जलन हो रही है। श्रेया कहती है, क्या चला गया है मेरी आंखों में? रेयांश अपनी उंगलियों से श्रेया की एक आंख खोलकर उसे देखते हुए कहता है, कुछ तो है अंदर, क्या मैं उसे बाहर निकाल दूं? श्रेया फौरन हाँ में अपना सर हिला देती है। विराज खामोशी से खड़ा होकर ये सब देख रहा था। रेयांश श्रेया को बिल्कुल उसी तरह से, उसी पेशेंस के साथ हैंडल कर रहा था जैसे विराज करता था। रेयांश श्रेया की एक आंख को अपनी उंगलियों से खोलते हुए उसे देखता है और मंत्र पढ़ने लगता है। अपना मंत्र पूरा करते ही वो श्रेया की आंखों में फूंक मार देता है। रेयांश के ऐसा करते ही श्रेया की एक आंख की जलन खत्म हो जाती है। श्रेया अपनी आंखें बंद किए हुए एक स्माइल के साथ कहती है, क्या वो बाहर निकल गया?
अब मुझे जलन नहीं हो रही है। रेयांश बस कह देता है। इसके बाद रेयांश श्रेया की दूसरी आंख के साथ भी यही करता है जो उसने अभी अभी किया था। कुछ ही देर बाद श्रेया अपनी आंखें खोल लेती है। अब उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी और उसे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही थी। आंखें खोलते ही श्रेया को अपने ठीक सामने और अपने बेहद करीब रेयांश दिखता है। रेयांश को अपने इतने पास देखकर श्रेया नर्वस हो जाती है, लेकिन नर्वसनेस के साथ उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। श्रेया बस एकटक रेयांश को देखे जा रही थी। उसके दिमाग से ये बात निकल ही गई थी कि वहां विराज भी खड़ा है। रेयांश के लिए भी श्रेया से नजरें हटा पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो श्रेया से अपनी नजरें हटाकर दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अब जाओ और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाओ। अगर आज तुम लेट हुई तो पूरे कैंटीन के बर्तन तुम धोगी। ये सुनते ही श्रेया होश में आ जाती है और उसका फेरी टेल का सपना टूट जाता है। बर्तन धोने के नाम पर श्रेया फौरन उठती है और अपनी पूरी स्पीड से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। विराज ये सब देख रहा था। उसे साफ समझ आ रहा था कि रेयांश चाहकर भी श्रेया को अपने पास नहीं आने दे रहा है और उसकी वजह भी विराज अच्छे से जानता था। विराज ये सोच ही रहा था, तभी रेयांश वहां से उठते हुए कहता है, तुम्हारे डैड मिस्टर युवराज दीवान से कोई बात छुप नहीं सकती। फिर वो इतनी बड़ी बात से कैसे अनजान हो सकते हैं कि उनकी एक बेटी है। विराज भी सीरियस होकर कहता है, यही बात तो मुझे कब से समझ नहीं आ रही है। डैड के लिए उनकी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर वो श्रेया को ढूंढे बिना हमेशा के लिए इंडिया से चले क्यों गए? डैड ने उस औरत को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? रेयांश कहता है, हमें जल्द से जल्द पता करना होगा कि यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि हम दोनों के पेरेंट्स अचानक से शिमला छोड़कर अपनी पूरी फैमिली के साथ इतनी दूर क्यों चले गए। और इससे भी जरूरी बात, वो औरत कौन थी जिसने श्रेया को जन्म दिया? कुछ तो अजीब है श्रेया के साथ और ये पता लगाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। विराज और रेयांश आपस में बात कर रहे थे। तभी रेयांश कहता है, क्या तुम्हें भी मनाली में श्रेया से रिलेटेड या उससे कनेक्टेड कोई इंसान नहीं मिला? विराज कहता है, नहीं, श्रेया सिस्टर मैरी के साथ रहती थी, लेकिन उनसे भी मुझे श्रेया के बारे में इतना ही पता चला कि एक रात श्रेया की मॉम उस अनाथ आश्रम में आई थी और श्रेया को जन्म देते हुए उनकी मौत हो गई। वो लेडी कौन थी ये कोई नहीं जानता। रेयांश कहता है, तुम्हारे डैड उस लेडी को सबसे छुपा रहे थे, मतलब उनके बारे में किसी को भी पता होना नामुमकिन था। ये सुनकर विराज अपने मन में कहता है, एक लिंक है जो शायद मुझे कहीं पहुंचा सकता है। शाम का वक्त था। श्रेया अपने रूम में बेड पर बैठी थी। वो काफी परेशान और नर्वस लग रही थी और अपने नाखून चबा रही थी। यश और सृष्टि वहां खड़े एकटक श्रेया को देख रहे थे। श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यश और सृष्टि से डर रही हो। सृष्टि थोड़ी नाराज लग रही थी। सृष्टि श्रेया से कहती है, तुमने आज का दिन भी मिस कर दिया। श्रेया अपने मुंह से अपनी उंगलियां बाहर निकालती है और मासूमियत के साथ कहती है, आज मुझे मौका नहीं मिला ना। सृष्टि चिढ़ते हुए कहती है, बस अब बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, तुमने फिर से एक चांस मिस कर दिया। श्रेया अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, सॉरी। यश श्रेया के पास बैठकर कहता है, श्रेया, अगर तुम रेयांश सर को लाइक करती हो तो तुम्हें उनसे कहने में वक्त नहीं लगना चाहिए। तुम्हें पता है, मैंने ऑफिस में देखा है, सारी लड़कियां रेयांश सर के पीछे पागल हैं। अगर तुमने देर कर दी और उन्हें किसी और ने प्रपोज कर दिया तो? क्या श्रेया प्रपोज कर पाएगी रेयांश को? क्या अजीब है श्रेया के साथ। और रेयांश और विराज को श्रेया के बारे में क्या नया पता चलेगा, जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। श्रेया अपना मुंह बनाकर कहती है, तो क्या? ये सुनकर यश अपना सर पकड़ लेता है। तभी सृष्टि श्रेया के पास बैठ जाती है और अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है,
अरे इडियट, तेरा दिल टूट जाएगा। श्रेया अपने दिल पर हाथ रखकर परेशान होते हुए कहती है, मेरा दिल? नहीं नहीं, मैं अपना दिल नहीं टूटने दूंगी। मैं अभी उन्हें प्रपोज करने जा रही हूँ। ये कहकर श्रेया बेड से उठकर वहां से जाने लगती है। सृष्टि और यश श्रेया से और भी कुछ कहना चाहते थे, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रेया नहीं रुकती। बाहर निकलकर श्रेया सीधे रेयांश के रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो रेयांश के रूम के बाहर आकर उसके रूम का गेट नॉक करती है। अंदर से रेयांश की आवाज आती है, कम इन। रेयांश की आवाज सुनकर श्रेया की हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसकी अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसे सृष्टि की कही बात याद आती है। श्रेया अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं श्रेया, आज तुझे डरना नहीं है। ये कहकर श्रेया रेयांश के रूम के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर श्रेया देखती है कि रेयांश अपने बेड पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। रेयांश इस वक्त कुछ अलग लग रहा था। उसने नॉर्मल लोअर और टी शर्ट पहना था और उसके बाल बिखरे हुए थे। रेयांश अपने कैजुअल लुक में भी काफी हैंडसम लग रहा था। श्रेया रेयांश को इस तरह से बस देखती रह जाती है। रेयांश को पता था कि उसके रूम में श्रेया आई है। वो अपनी नजरें उठाकर श्रेया को देखता है। श्रेया को खुद को देखते पाकर रेयांश उससे कहता है, क्या हुआ? रेयांश की आवाज सुनकर श्रेया होश में आती है। वो अपना सर झटकती है और रेयांश की तरफ जल्दी जल्दी से बढ़ते हुए कहती है, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। रेयांश कहता है, कहो। श्रेया हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ मैं वो। इतना कहते हुए श्रेया खामोश हो जाती है। वो सृष्टि और यश के कहने पर रेयांश को प्रपोज करने तो आ गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहे क्या। श्रेया को खामोश देखकर रेयांश कहता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? रेयांश की गहरी आंखें अब श्रेया की धड़कनों को और बढ़ा रही थी। वो अब और रेयांश के सामने नहीं रुक पा रही थी। श्रेया फौरन कहती है, वो मैं भूल गई, जब याद आएगा तो बता दूंगी। ये कहकर श्रेया वहां से भागने लगती है। श्रेया को जाते देखकर रेयांश कहता है, रुको। रेयांश के कहने पर श्रेया उसी पोजीशन में रुक जाती है। उसका एक पैर और दोनों हाथ इस वक्त हवा में थे। रेयांश उठकर श्रेया की तरफ बढ़ता है और उसके पास जाकर थोड़ी सख्ती के साथ कहता है, सीधी खड़ी हो जाओ। श्रेया सीधी खड़ी हो जाती है और अपनी नजरें झुका लेती है। रेयांश श्रेया की आंखों को देखते हुए कहता है, अब सच कहो, क्या बात है? श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो बस नजरें नीची करके खामोश खड़ी रहती है। ये देखकर रेयांश कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। अब श्रेया का चेहरा लाल होने लगा था। रेयांश श्रेया के चेहरे को ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। तभी उसकी आंखें हैरानी से थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। इस वक्त रेयांश की नजर श्रेया की गर्दन पर थी। वो गौर से श्रेया की गर्दन को देखने लगता है। ये देखते हुए रेयांश अपने मन में कहता है, ओ नो, मैं इतनी बड़ी बात कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा? इसका मतलब यही वजह है कि विराज को मनाली में श्रेया के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। श्रेया की नजरें इस वक्त झुकी हुई थीं, इसीलिए वो रेयांश के इस रिएक्शन को नहीं देख रही थी। कुछ सोचते हुए रेयांश अपने मन में कहता है, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो सृष्टि यहाँ किसी और मकसद से आई है। श्रेया रेयांश के सामने नर्वस होकर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेयांश के सवाल का क्या जवाब दे। रेयांश की नजर श्रेया की गर्दन पर थी। श्रेया की गोरी गर्दन पर पतला सा नीला निशान था। वो निशान श्रेया की गर्दन की नसों से बना हुआ था। देखने में वो निशान इतना हल्का था कि किसी के लिए भी उसे नोटिस कर पाना नामुमकिन था। यही वजह थी कि रेयांश की नजर अब तक उस पर नहीं पड़ी थी। उस निशान को देखते हुए रेयांश के दिमाग में पिछले कुछ दिनों से हो रहे इंसिडेंट्स एक के बाद एक करके चलने लगते हैं। रेयांश अपने मन में कहता है,
क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है? श्रेया अभी भी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, तभी रेयांश उससे कहता है, तुम्हारी दोस्त सृष्टि शिमला में कब से रह रही है? रेयांश का ऐसे अचानक से सृष्टि के बारे में पूछना श्रेया को समझ नहीं आता। वो कंफ्यूज होकर कहती है, क्या? रेयांश अपनी बात पर जोर देकर स्ट्रिक्टली कहता है, क्या तुम्हें एक बार में कोई बात सुनाई नहीं देती? मैंने पूछा कि तुम्हारी दोस्त सृष्टि शिमला में कब से रह रही है, और मुझे फिर से बताओ तुम मुझसे कब और कैसे मिली थी? श्रेया रेयांश के इस बर्ताव से थोड़ा घबरा जाती है और कुछ याद करते हुए कहती है, मैं सृष्टि से उसी रात मिली थी जिस रात किसी ने मुझे और यश को किडनैप किया था और हमें शिमला लेकर आया था। जिस रूम में हम दोनों को रखा गया था वहीं सृष्टि भी थी। वहीं मैं पहली बार सृष्टि से मिली थी। रेयांश कहता है, तुमने उससे पूछा नहीं कि वो आधी रात को उस जगह कैसे पहुंच गई? श्रेया रेयांश पर शक करते हुए कहती है, आप सृष्टि के बारे में। श्रेया इतना ही कह पाई थी, तभी उसकी नजर रेयांश की सख्त आंखों पर जाती है और वो आगे कुछ नहीं कहती। श्रेया फिर से रेयांश को बताना शुरू करती है, सृष्टि ने बताया था कि उस रात वो अपने घर के बाहर थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी में कुछ लोगों को किडनैप करके ले जा रहा है। उसने गाड़ी का पीछा किया, फिर वो भी पकड़ी गई। फिर किडनैपर ने हम तीनों को उस घर में बंद कर दिया था। रेयांश को ये बातें बहुत अजीब लग रही थीं। उसका शक सृष्टि पर बढ़ता ही जा रहा था। रेयांश आगे कहता है, और सृष्टि शिमला में कब से रह रही है? श्रेया जवाब देती है, वो तो हमेशा से यहीं रहती है। उसने मुझे बताया था कि उस साय ने कुछ दिनों पहले उसकी बहन को मार दिया था। उस इंसिडेंट के बाद से बेचारी अकेली हो गई है। ये कहते हुए श्रेया के चेहरे पर सृष्टि के लिए हमदर्दी के भाव थे। ये सब सुनते हुए रेयांश हैरानी से श्रेया को देख रहा था। रेयांश को खुद को इस तरह देखते हुए नोटिस करके श्रेया उससे कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रेयांश कहता है, क्या तुमसे किसी ने कहा है कि तुम इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इडियट हो? रेयांश की बात सुनकर श्रेया पहले तो उसे घूर कर देखती है, फिर किसी सोच में पड़ जाती है। कुछ देर बाद श्रेया अपना सर खुजाते हुए कहती है, हाँ, पता नहीं क्यों, लेकिन लोग अक्सर मुझसे ऐसा कहते हैं। ये सुनकर रेयांश अपना सर पकड़ लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने दिनों तक साथ रहने के बाद भी श्रेया को सृष्टि पर शक क्यों नहीं हुआ। रेयांश फिर से श्रेया को देखता है, जो क्यूट सा फेस बनाकर उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। कुछ पल के लिए रेयांश की नजरें श्रेया पर ही रुक जाती हैं। रेयांश अपना सर झटककर अपना ध्यान श्रेया से हटाता है और फिर से स्ट्रिक्टली कहता है, गेट आउट। श्रेया अपना मुंह बनाकर कहती है, हैं? रेयांश आके कहता है, मुझे लगता है कि सच में तुम्हारे कान खराब हो गए हैं। आई सेड गेट आउट, मुझे जरूरी काम करना है। रेयांश के इस बिहेवियर से श्रेया का मुंह उतर जाता है। वो दुखी होकर रेयांश को देखने लगती है। जब श्रेया रेयांश के रूम से बाहर नहीं जाती तो रेयांश उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले जाता है और श्रेया के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। श्रेया रेयांश के कमरे के दरवाजे की तरफ अपना चेहरा किए खड़ी रह जाती है। वो नम आंखों से दरवाजे को देखते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी फिर से इंसल्ट हो गई। ये कहते हुए श्रेया वहां से जाने लगती है। इधर दरवाजा बंद करते ही रेयांश अपना मोबाइल निकालता है और किसी को कॉल करके कहता है, कल सुबह तक मुझे सृष्टि के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये कहकर रेयांश कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही रेयांश को श्रेया के साथ किया गया उसका बर्ताव याद आता है। उसे श्रेया के साथ किए अपने बर्ताव के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल वो अपना ध्यान उस बात से हटाते हुए अपने काम में लग जाता है। इधर श्रेया कुछ सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी वो सामने से आ रही एक स्टाफ से टकरा जाती है। श्रेया लड़खड़ाकर गिरने वाली होती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। श्रेया को सामने से एक लड़की की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, मैम आर यू ओके?
उस लड़की की आवाज सुनकर श्रेया सामने देखती है। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। श्रेया उस लड़की को देखकर कहती है, ओ सोफी तुम? सोफी श्रेया से कहती है, मैम आर यू ओके? ये सुनकर श्रेया उदास होकर कहती है, नहीं मैं ठीक नहीं हूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सोफी क्यूरियस होकर कहती है, व्हाट हैपेंड मैम? श्रेया सोफी के हाथ में हाथ डालकर चलना शुरू कर देती है और चलते हुए कहती है, सोफी मुझे एक बात बताओ। सोफी को श्रेया के इस बिहेवियर की आदत हो गई थी। वो कहती है, पूछिए मैम। श्रेया कहती है, क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? श्रेया का सवाल सुनकर सोफी शर्माते हुए कहती है, मैम वो। श्रेया आगे कहती है, अच्छा इमेजिन करो तुम एक लड़के को अपनी फीलिंग्स बताने गई हो, लेकिन वो लड़का तुम्हारी बात सुनने की बजाय बार बार तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछ रहा हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? सोफी सोचते हुए कहती है, इसका मतलब तो यही हुआ कि उस लड़के को मुझसे ज्यादा मेरी बेस्ट फ्रेंड में इंटरेस्ट है। ये सुनते ही श्रेया के कदम रुक जाते हैं और वो आंखें फाड़कर सोफी को देखने लगती है। सोफी को श्रेया का इस तरह से उसे घूरना कुछ समझ नहीं आता। इससे पहले सोफी श्रेया से कुछ कह पाती, श्रेया खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। श्रेया चलते हुए खुद से कहती है, तो क्या रेयांश सर को सृष्टि पसंद है? ये कहते हुए श्रेया फिर से दुखी हो जाती है। रात का वक्त था। लाइफ केयर हॉस्पिटल में एसपी समर अपने बेड पर लेटकर गहरी नींद में सो रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर प्लास्टर और पट्टियां बंधी थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि विराज ने एसपी समर की कितनी खातिरदारी की होगी। सोते हुए समर का चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। तभी उसके चेहरे पर शिकन आने लगती है। समर नींद में ही दर्द से कराहने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ अजीब सी बेचैनी और दर्द हो रहा था। कुछ ही देर बाद समर की आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलते ही समर की बॉडी से हड्डियों के मुड़ने की आवाज आने लगती है। अब समर दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसकी नजर अब सीलिंग पर थी। वो एकटक सीलिंग को देख रहा था और उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। कुछ देर तक ये सिलसिला जारी रहता है। फिर समर की चीख अपने आप बंद हो जाती है। अगले ही पल कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। समर फौरन उठकर बैठ जाता है और जोर जोर से सांसें लेने लगता है। समर का शरीर पसीने से पूरी तरह से भीग गया था। वो हांफते हुए खुद से कहता है, वो यहाँ आए थे, इसका क्या मतलब हो सकता है? और उन्होंने। ये कहते हुए समर अपने हाथ पैर को देखने लगता है। जो समर कुछ देर पहले ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था, वो बेड से उतरकर खड़ा हो जाता है। वो अपने आसपास कुछ ढूंढने लगता है। फिर उसकी नजर पास रखे एक चाकू पर जाती है। समर फौरन चाकू उठाता है और अपने प्लास्टर को काटने लगता है। कुछ ही देर में समर की बॉडी से सारे प्लास्टर और पट्टियां अलग हो जाते हैं। समर अब बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसकी बॉडी पर चोट तो दूर, उसके निशान तक नहीं थे। अपनी बॉडी को देखते हुए समर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, विराज दीवान, अब तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है। तुम नहीं जानते हो कि इस बार तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। क्या नई मुसीबत खड़ी करने वाला है समर विराज के लिए, और एसपी समर सिंह को किसने ठीक किया? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ गर्ल्स लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इधर आधी रात को विराज अपने रूम में बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। विराज के लैपटॉप पर कुछ तस्वीरें थीं। ये तस्वीरें श्रेया के अनाथ आश्रम के कुछ लोगों की थी। विराज बड़े गौर से बार बार उन तस्वीरों को देख रहा था। उन तस्वीरों को देखते हुए विराज अपने मन में कहता है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि डैड से कोई बात छुपी हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि डैड अपने होने वाले बच्चे को बिना ढूंढे हमेशा के लिए देश छोड़कर चले जाए। तो क्या डैड श्रेया के बारे में जानते हैं?
अगर वो ये सब जानते हैं तो उन्होंने श्रेया को यहाँ अकेले अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ दिया? और अगर डैड श्रेया के बारे में नहीं जानते तो बिना उस औरत को ढूंढे वो हमें इंडिया से इतने दूर क्यों ले गए? ये सोचते हुए विराज उस लैपटॉप को जोर से बंद कर देता है। ये वो सवाल थे जिनके जवाब विराज कब से जानना चाहता था, लेकिन वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। विराज को ये सोच सोचकर युवराज पर गुस्सा आ रहा था कि अगर उसे श्रेया के बारे में पता था तो उसने क्यों श्रेया को ऐसे अनाथों की तरह इंडिया में छोड़ दिया। विराज ये सोच ही रहा था, तभी उसका फोन बजने लगता है। विराज देखता है कि ये रॉबिन का कॉल था। विराज कॉल उठाकर कहता है, कहिए रॉबिन अंकल। दूसरी तरफ से रॉबिन की आवाज आती है, सर, आपका शक सही था। रेयांश सिंघानिया के पास अंतरा की एक कमजोरी थी जो अब हमारे पास है। रॉबिन का जवाब सुनकर विराज की आंखें और गहरी हो जाती हैं। विराज फौरन कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर विराज डेस्क से अपनी कार कीज उठाता है और अपने कमरे से बाहर जाने लगता है। जैसे ही विराज अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, सामने रेयांश खड़ा होता है। रेयांश को वहां देखकर विराज के कदम रुक जाते हैं। रेयांश गुस्से से विराज को घूरते हुए कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे डैड का वफादार जिंदा रहे तो उससे अभी कहो कि मेरी जगह से जो चीज वो उठाकर ले गया है उसे वापस वहीं छोड़कर आए। रेयांश की बातें सुनकर विराज शांत खड़ा रहता है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, मैं तुम्हें किसी को इस तरह से कैद करके रखने नहीं दूंगा। विराज की बात सुनकर रेयांश का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। रेयांश गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, जिसे मैंने कैद किया था उसका आजाद घूमना किसी के लिए भी सेफ नहीं है। तुम नहीं जानते कि तुमने किस मुसीबत को आजाद कर दिया है। रेयांश का जवाब सुनकर विराज चौंक जाता है और सवालिया नजरों से रेयांश को देखने लगता है। रेयांश गुस्से में विराज से कहता है, तुम नहीं जानते तुमने किस मुसीबत को आजाद कर दिया है। विराज कंफ्यूज होकर रेयांश से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? विराज की बात पूरी होते ही फिर से उसका फोन बजने लगता है। ये देखकर रेयांश का चेहरा और भी सीरियस हो जाता है। विराज के मोबाइल में रॉबिन का नाम फ्लैश हो रहा था। विराज फौरन कॉल रिसीव करता है। इससे पहले विराज कुछ कह पाता, मोबाइल से किसी की तेज सांसों की आवाजें आने लगती हैं। उन आवाजों को सुनकर विराज को अंदाजा हो रहा था कि वहां क्या हुआ होगा। वो फौरन कहता है, हेलो रॉबिन अंकल, आप ठीक हैं? मोबाइल से रॉबिन की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, सर, वो कोई नॉर्मल औरत नहीं है। उसने सबको मार दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसे रोक नहीं पाया। रॉबिन की इस दर्द भरी आवाज को सुनकर विराज बहुत घबरा जाता है। वो बौखलाहट के साथ आगे कहता है, रॉबिन अंकल, आप ठीक है ना? हेलो हेलो अंकल। विराज फोन पर बार बार रॉबिन को आवाज लगा रहा था, लेकिन उसे रॉबिन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पास खड़ा रेयांश अब तक समझ गया था कि वहां क्या गलत हो गया है। विराज परेशान होकर रेयांश की तरफ देखता है और अगले ही पल वो दोनों भागते हुए घर से बाहर जाने लगते हैं। वो दोनों एक ही कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अंतरा अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रही थी। नींद में भी अंतरा के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। नींद में उसे एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज अंतरा से कह रही थी, तुम्हारा काम अब पूरा हो गया है। रेयांश मेरा शिकार है। अब मैं आजाद हूं। तुम्हें यहाँ आना होगा। वो वापस आ गए हैं। बार बार यही आवाज अंतरा के कानों में गूंज रही थी। धीरे धीरे वो फुसफुसाती हुई आवाज बढ़ती जा रही थी और साथ ही भयानक भी होती जा रही थी। एक वक्त के बाद अंतरा के लिए उस आवाज को सह पाना मुश्किल हो गया था। इसी बीच अंतरा की नींद खुलती है और वो एक झटके के साथ उठकर बैठ जाती है। अंतरा अपने बेड पर बैठे हुए गहरी सांसें ले रही थी।
उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग गई थी। अंतरा हैरानी से अपने सामने देखते हुए कहती है, क्या ये सच है? क्या सच में वो आजाद हो गई? कुछ देर रुककर अंतरा आगे कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे अभी यहां से जाना होगा। ये कहकर अंतरा बेड से उठ जाती है और फौरन अपने कमरे से बाहर जाने लगती है। अंतरा तेजी से दीवान विला से बाहर जा रही थी, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। वो इस वक्त विराज के कमरे के पास से गुजर रही थी। अंतरा की नजर विराज के कमरे के दरवाजे पर जाती है, जो इस वक्त बंद था। उसकी नजर उस दरवाजे पर ही रुक जाती है। उस दरवाजे को देखते हुए अंतरा के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार विराज का चेहरा आ रहा था। अंतरा को आज एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जो उसे दीवान विला से बाहर जाने से रोक रही थी। अंतरा उस दरवाजे को ही देख रही थी, तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, तुम्हें जल्दी यहाँ आना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। उस आवाज को सुनकर अंतरा होश में आती है। वो अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है और फिर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ विराज और रेयांश उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से रॉबिन ने कॉल किया था। रेयांश कार को उस जगह पर रोक देता है और वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं। कार से बाहर निकलते ही सामने का नजारा देखकर विराज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विराज के सामने उसके आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। उनमें से कुछ में जान बाकी थी, लेकिन ज्यादातर लोग अपना दम तोड़ चुके थे। उन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि उन पर जरूर किसी जल्लाद ने हमला किया होगा। विराज की नजर उन सब के बीच पड़े हुए रॉबिन पर जाती है। रॉबिन भी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। विराज भागते हुए रॉबिन के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। रेयांश वहां खड़े ये सब देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रेयांश अपना मोबाइल निकालकर हॉस्पिटल कॉल करता है और एम्बुलेंस बुलाता है। वहीं विराज एक एक करके रॉबिन की बॉडी के सारे जख्मों को ठीक करना शुरू कर देता है। अभी तक रॉबिन ने दम नहीं तोड़ा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। रॉबिन के सारे जख्मों को ठीक करने के बाद भी विराज ये देखकर हैरान रह जाता है कि रॉबिन को होश ही नहीं आ रहा था। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी पीछे खड़े रेयांश की आवाज आती है, इन्हें सिर्फ इंजर्ड नहीं किया गया है, इन सब की एनर्जी भी खींच ली गई है। तुम सिर्फ इनकी चोट ठीक कर सकते हो, लेकिन इनमें जान नहीं डाल सकते। ये सुनकर विराज उठकर खड़ा हो जाता है और बौखलाहट के साथ कहता है, तो क्या इनका बचना इम्पॉसिबल है? रेयांश जवाब देता है, ये इनकी किस्मत पर डिपेंड करता है। विराज को अब खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बिना जाने समझे उन लोगों को ऐसे इंसान को ढूंढने नहीं भेजना चाहिए था जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। कुछ ही देर बाद वहां एम्बुलेंस आ जाती है और सभी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सभी के वहां से जाने के बाद अब रोड पर सिर्फ विराज और रेयांश ही बचे थे। विराज अभी भी बहुत परेशान था। वो रेयांश के पास जाकर कहता है, वो है कौन? रेयांश पहले ही विराज से काफी गुस्सा था। वो जवाब देता है, क्या हुआ? तुम तो विराज दीवान हो ना, तुम्हें तो सब पता होता है। तो अब क्या हुआ? तुम्हें ये सब मुझसे क्यों पूछना पड़ रहा है? रेयांश की बातें सुनकर विराज को गुस्सा आने लगता है। वो रेयांश की कॉलर पकड़कर उससे कहता है, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कौन है वो और तुमने उसे क्यों कैद किया था? अंतरा का उससे क्या कनेक्शन है? रेयांश विराज का हाथ झटकते हुए कहता है, ये सोचने की गलती भी मत करना कि मेरी मर्जी के बिना तुम मुझसे कोई भी बात जान सकते हो। विराज के पास रेयांश से झगड़ा करने का वक्त नहीं था। वो रेयांश को घूर कर कहता है, ठीक है, मैं ये बात अंतरा से ही पता लगा लूंगा। ये कहकर विराज वहां से जाने लगता है। विराज कुछ ही कदम चल पाया था, तभी उसे रेयांश की आवाज सुनाई देती है, तुम्हें क्या लगता है कि अंतरा अब भी तुम्हारे घर में होगी? अब उसका यहाँ कोई काम नहीं रह गया है।
अगर मेरा अंदाजा सही है तो अब तक वो शिमला से जा चुकी होगी। ये सुनकर विराज के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर रेयांश को देखता है। विराज के चेहरे पर इतनी हैरानी पहले कभी नहीं थी। रेयांश आगे कहता है, मुझे लगा था कि तुम अपने डैड की तरह होगे, लेकिन मैं गलत था। युवराज दीवान किसी चीज को पूरी तरह जाने बिना उसे नहीं छेड़ते थे, लेकिन तुम तो बेवकूफ निकले। अब तुम्हें पता चलेगा कि बिना सोचे समझे कोई काम करने का क्या अंजाम हो सकता है। बहुत स्मार्ट समझते हो ना खुद को, तो जाओ अब सच का पता लगाओ और उसे ठीक करो। और अब तुम्हारी इस गलती की वजह से जितनी भी जाने जाएंगी उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। यही तुम्हारी सजा है। ये कहकर रेयांश अपनी कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। अब उस सड़क पर सिर्फ विराज खड़ा था और गुस्से में उसकी आंखों की पुतलियां लाल हो चुकी थीं। कुछ देर बाद रेयांश वापस दीवान विला आ जाता है। जैसे ही वो विला के अंदर आता है, उसकी नजर लिविंग एरिया में बैठी श्रेया पर जाती है। इतनी रात को लिविंग एरिया में श्रेया को बैठे देखकर रेयांश चौंक जाता है। थोड़ा करीब जाने पर रेयांश देखता है कि श्रेया के हाथ में एक बड़ा सा आइसक्रीम बॉक्स था, जिससे श्रेया आइसक्रीम खा रही थी। ये देखकर रेयांश की हैरानी थोड़ी और बढ़ जाती है। श्रेया के और पास जाकर रेयांश देखता है कि श्रेया के सामने भी बहुत से आइसक्रीम बॉक्स पड़े थे जो खाली हो चुके थे। श्रेया ने अब तक रेयांश को नहीं देखा था। वो बेफिक्र होकर लगातार अपनी आइसक्रीम खाए जा रही थी। श्रेया के ठीक पीछे आकर रेयांश उससे कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे अचानक से रेयांश की आवाज सुनकर श्रेया घबरा जाती है और उसके हाथ से आइसक्रीम का वो बॉक्स गिर जाता है। श्रेया फौरन अपने पीछे देखती है तो वहां रेयांश खड़ा था। रेयांश को देखकर श्रेया को गुस्सा आ जाता है। वो चिढ़कर कहती है, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? रेयांश कंफ्यूज होकर कहता है, मैंने तुम्हें कब परेशान किया? श्रेया गुस्से में कहती है, आप मुझे हमेशा परेशान करते हो और अब मेरी आइसक्रीम भी गिरा दी। वो लास्ट बॉक्स था, अब मैं क्या खाऊं? रेयांश कहता है, इतनी ठंड में अपने दोस्तों के साथ मिलकर इतनी सारी आइसक्रीम खा चुकी हो, क्या ये काफी नहीं है? श्रेया अपना मुंह बनाकर कहती है, ये सब मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है। ये सुनकर रेयांश हैरान रह जाता है और कहता है, ये सब तुमने अकेले खाया है? श्रेया अपना मुंह पोंछते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब रेयांश को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो श्रेया को डांटते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी आइसक्रीम पूरी फैमिली एक हफ्ते में नहीं खा सकती है जो तुम अभी खा गई हो। श्रेया भी चिढ़कर कहती है, देखिए रेयांश सर, आप मेरे बॉस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे खाने को नजर लगाएं। ये सब विराज सर ने मेरे लिए रखा है और कहा है कि मैं जब चाहूं जितना चाहूं खा सकती हूँ। क्या है अंतरा और उस औरत का कनेक्शन? क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है इस कहानी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रेयांश पहले ही विराज से नाराज था। श्रेया की बातें सुनकर वो अपने मन में कहता है, ये दोनों भाई बहन पूरी तरह से पागल हैं और मुझे भी पागल कर देंगे। ये सोचकर रेयांश श्रेया के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर ऊपर जाने लगता है। रेयांश के ऐसा करने पर श्रेया और भी चिढ़ जाती है और वो अपने हाथ पैर झटकते हुए कहती है, रेयांश सर छोड़िए मुझे, आप मुझे ऐसे खाने से नहीं रोक सकते। रेयांश आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ और अगर अभी तुमने चिल्लाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पर ले जाकर नीचे गिरा दूंगा, फिर हॉस्पिटल में प्लास्टर के साथ बैठकर आइसक्रीम खाती रहना। रेयांश की धमकी सुनकर श्रेया खामोश हो जाती है और अपना मुंह फुलाकर रेयांश को घूरने लगती है। श्रेया को गोद में उठाए हुए रेयांश उसके रूम में चला जाता है। जैसे ही रेयांश उस रूम में एंटर करता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उस कमरे की लाइट्स ऑफ थी और वहां बेड पर सृष्टि सोई थी।
रेयांश को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उस कमरे में कोई हलचल हो रही थी, लेकिन उसके अंदर आते ही सब शांत हो गया। रेयांश बिना कुछ रिएक्ट किए बेड के पास जाता है और आराम से श्रेया को बेड पर लेटाकर कहता है, अब चुपचाप सो जाओ। अगर मैंने फिर तुम्हें बाहर देखा तो कल से तुम्हें सोने के लिए रूम भी नहीं मिलेगा। श्रेया गुस्से में रेयांश को घूरते हुए अपने मन में कहती है, खड़ूस इंसान, ऑफिस में तो इनकी दादागिरी चलती ही है, अब घर में भी शुरू हो गए। इन्हें तो इनके घर में छोड़ देना चाहिए। रेयांश आगे कहता है, अब तुम सो रही हो या? रेयांश इतना ही कह पाता है। तभी श्रेया जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। श्रेया को ऐसे देखकर ना चाहते हुए भी रेयांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अगले ही पल रेयांश की नजर श्रेया के पास सोई सृष्टि पर जाती है। सृष्टि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रही है, लेकिन रेयांश को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उसके कमरे में आने से पहले सृष्टि जरूर यहाँ कुछ कर रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन रेयांश का सृष्टि पर शक बढ़ता ही जा रहा था। यही सब सोचते हुए रेयांश की नजरें सृष्टि पर रुक गई थी। इसी बीच श्रेया अपनी एक आंख धीरे से खोलती है। वो देखती है कि रेयांश एकटक सृष्टि को ही देख रहा है। ये देखकर श्रेया को सोफी की कही बातें याद आने लगती हैं। फिर से श्रेया का चेहरा रोने जैसा हो जाता है। वो रेयांश को घूरते हुए अपने मन में कहती है, तो इसलिए आप मुझे उठाकर यहाँ लेकर आए हो और मेरे बहाने। गुस्से से श्रेया को घूरते हुए कहता है, ये तुमने जानबूझकर किया ना? श्रेया अपनी आंखें बंद करके लेटी रहती है जैसे वो गहरी नींद में जा चुकी हो। रेयांश जानता था कि श्रेया नींद में नहीं है। वो आगे कहता है, अपनी एक्टिंग बंद करो और मुझे जवाब दो, तुमने जानबूझकर ऐसा क्यों किया? श्रेया फिर से कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो आंखें बंद किए हुए अपने मन में कहती है, ये तो शुरुआत है, अब देखो मैं आपके साथ क्या क्या करती हूँ। श्रेया का रिस्पॉन्स ना पाकर रेयांश को और भी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। वो अपनी बात पर जोर देकर कहता है, हाँ सेड, अपनी एक्टिंग बंद करो। श्रेया फिर से कुछ रिएक्ट नहीं करती और अपने मन में कहती है, एक्टिंग बंद ही करनी होती तो मैं शुरू क्यों करती। श्रेया से कुछ रिस्पॉन्स ना पाकर रेयांश गुस्से में वहां से चला जाता है। रेयांश के वहां से जाने के बाद श्रेया अपनी आंखें खोल लेती है और उठकर बैठ जाती है। अब उसके चेहरे पर स्माइल थी। दूसरी तरफ सृष्टि भी अपनी आंखें खोल लेती है। सृष्टि के चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव थे। वो अपने मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे रेयांश सर मुझे ही देख रहे थे, लेकिन क्यों? कहीं उन्हें मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? सृष्टि ये सोच ही रही थी, तभी श्रेया सृष्टि की तरफ मुड़ जाती है। इससे पहले श्रेया सृष्टि को देख पाती, सृष्टि अपनी आंखें बंद कर लेती है। श्रेया एक नजर सृष्टि को देखती है और फिर से आंखें बंद करके सो जाती है। कुछ देर बाद सृष्टि फिर से अपनी आंखें खोलती है और श्रेया को गौर से देखने लगती है। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि श्रेया गहरी नींद में सो चुकी है, तब वो धीरे से बेड से उठती है और कमरे के एक कोने में चली जाती है। सृष्टि अपने मोबाइल में एक नंबर डायल करती है। सामने से कॉल आंसर होने पर सृष्टि कहती है, मुझे लगता है कि रेयांश सर को मुझ पर शक होने लगा है। मोबाइल से किसी आदमी की आवाज आती है, ये तो होना ही था, तुम रेयांश और विराज की नजरों से ज्यादा दिन बच भी नहीं सकती थी। सृष्टि कहती है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं यहाँ से निकल जाऊं? मोबाइल से उसी आदमी की आवाज आती
मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। ये कहकर सृष्टि बेड के पास आती है और बिना कोई शोर किए सो जाती है। अगली सुबह श्रेया, यश और सृष्टि ऑफिस के लिए जा रहे थे। हर दिन से अलग आज उन्हें कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिल रहा था। वो तीनों चलते हुए काफी दूर आ गए थे। चलते हुए वो तीनों काफी थक गए थे। श्रेया लगभग हांफते हुए कहती है, आज कोई स्ट्राइक है क्या? यहाँ तो एक साइकिल भी दिखाई नहीं दे रही है। यश भी परेशान होकर कहता है, हाँ यार, लगता है आज हम लंच टाइम में ही ऑफिस पहुंचेंगे और रेयान सर फिर से हमसे बर्तन धुलवाएंगे। श्रेया और यश कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। श्रेया यश को हिलाते हुए कहती है, यश तुम जाओ, जल्दी से इनकी पिटाई करके आओ। श्रेया की बात सुनकर यश होश में आता है और श्रेया को घूरते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इनका साइज देख रही हो तुम? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनके एक पंच के बाद मैं जिंदा बचूंगा भी या नहीं। श्रेया चिढ़कर यश से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम पर दो दो लड़कियों की जिम्मेदारी है और तुम लड़कियों की तरह डर रहे हो। जाओ और उन्हें मार कर आओ। ये कहकर श्रेया यश को उन आदमियों की तरफ धकेल देती है। एक दो कदम आगे जाते ही यश की नजर फिर से उन आदमियों की फिजिक पर जाती है और वो भागते हुए श्रेया के पास वापस आ जाता है। यश लगभग रोते हुए कहता है, देखो श्रेया, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ जो इन बदमाशों से लड़ सकूं। यश इतना ही कह पाया था, तभी उसके कंधे पर एक भारी हाथ पड़ता है। उस हाथ के पड़ते ही यश डर से कांपते हुए पीछे मुड़ता है। उनमें से एक आदमी यश के ठीक सामने खड़ा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। श्रेया, सृष्टि और यश अब काफी डर गए थे। यश डर से हकलाते हुए कहता है, तो तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? सामने खड़ा आदमी अपनी भारी आवाज में कहता है, मुझे तुम दोनों से कोई काम नहीं है, मुझे बस ये लड़की चाहिए। ये कहते हुए वो आदमी श्रेया की तरफ देखता है। उस आदमी का जवाब सुनकर वो तीनों और भी परेशान हो जाते हैं। श्रेया भी डरते हुए कहती है, तुम्हें मुझसे क्या काम है? वो आदमी अपने कदम श्रेया की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बस मुझे तुम्हें उठाने का ऑर्डर मिला है। इस वक्त मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। श्रेया डरकर अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, मुझे उठाने का ऑर्डर? गिर जाता है। ये देखकर श्रेया और यश हैरान रह जाते हैं। उस आदमी के ठीक सामने
सृष्टि खड़ी थी। उस आदमी के जमीन पर गिरते ही बाकी के लोग सृष्टि पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सृष्टि एक के बाद एक करके उन सभी को मारकर गिराने लगती है। यश अभी भी जमीन पर पड़ा हैरानी से ये सब देख रहा था। श्रेया भी हैरानी से अपनी जगह पर फ्रीज हो चुकी थी। उन दोनों को ही इस वक्त उस पर यकीन नहीं हो रहा था जो वो देख रहे थे। यश उठकर भागते हुए श्रेया के पास आता है और सृष्टि की तरफ देखते हुए कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि सृष्टि के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये कोई ट्रेन्ड फाइटर है। इतने लंबे चौड़े आदमियों को इतनी आसानी से कोई नॉर्मल इंसान नहीं पीट सकता। श्रेया, ट्रस्ट मी, ये लड़की सही नहीं है। यश की बातें सुनकर श्रेया गुस्से से यश को देखती है और उसके पेट पर एक पंच मारकर कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो सृष्टि कर रही है और ऊपर से तुम उस पर शक कर रहे हो, डरपोक कहीं के। यश अपना पेट पकड़कर आगे कहता है, श्रेया, समझने की कोशिश करो, बात वो नहीं है। क्या तुम्हें अब भी ये सृष्टि अजीब नहीं लगती? ये खुद को हमारी तरह एक नॉर्मल एम्प्लॉय बताती है, लेकिन ये सांप को घर में छोड़ देती है, रात को बाहर घूमती रहती है और अब देखो कैसे इन लोगों को पीट रही है। तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं? इसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। श्रेया यश की बात पर विश्वास नहीं करती और सृष्टि को देखने लगती है जो लगातार उन आदमियों को पीट रही थी। कौन है ये लोग जो श्रेया को उठाकर ले जाना चाहते थे और क्या है सृष्टि का राज? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।